हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुकी हूँ, दिस इज़ पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जा कर के देख सकते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है ये, और मुझे लगता है जो भी इजी टॉपिक है हमारे, वो तो एग्ज़ाम में एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए अभी और एक दो प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर दूँगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 50 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, ये 51 है। लव इज एन आइडियल थिंग एंड मैरिज इज अ रियल थिंग। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए ऑक्सीमोरन, बी मेटाफर, सी सिमिली एंड डी एंटीथेसिस। इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया था आपको, जब ये अलग अलग सेंटेंस दिए जाते हैं, एक ही सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं और उसमें ऑपोजिट थिंग बताई जाती है। जैसे लव इज एन आइडियल थिंग एंड मैरिज इज अ रियल थिंग। तो जब अलग अलग बातें एक ही सेंटेंस में बताई जाती है अलग अलग पार्ट में, वो क्या हो जाता है? दैट इज डी एंटीथेसिस। देन 52 लेट्स गो टू बेड नाउ। ए ऑक्सीमोरन, बी मिटोनमी, सी पर्सोनिफिकेशन एंड डी पन। द करेक्ट आंसर इज बी मिटोनमी। मिटोनमी क्या होता है? मिटोनमी होता है एक ऐसा वर्ड जो हम किसी और वर्ड के लिए यूज करते हैं। इसको हिंदी में उपनाम भी कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूमर इज द शॉक absorber of life. It helps us take the blows. Humor is the shock absorber of life and it helps us take the blows. Option A understatement, B metaphor, C simile and D personification. 53 the correct answer is B metaphor. अब मेटाफर क्या होता है? जब हम किन्हीं दो चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं और उसमें बीच में एज, लाइक एंड सो इन वर्ड्स के थ्रू हम कंपैरिजन करते हैं तो सिमिली होता है। लेकिन जब हम इनमें से कोई भी वर्ड यूज ना करके कंपैरिजन के प्लेस पे वर्ड को ही दूसरा वर्ड मान लेते हैं, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान लेते हैं। जैसे ह्यूमर को माना है हमने शॉक एब्जॉर्बर, तो ह्यूमर शॉक एब्जॉर्बर जैसा नहीं है, बल्कि ये शॉक एब्जॉर्बर ही है ऑफ लाइफ का। जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ मान लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? बी मेटाफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, बिल्डिंग एन अलार्म क्लॉक चेंज्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम। बिल्ड, दिस इज द साउंड। इसमें साउंड के लिए हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं देख लेते हैं यहाँ पे। ऑप्शंस आर ए ऑक्सीमोरन, बी एपोस्ट्रोफी, सी ओनोमेटोपोइया एंड डी सिमिली। द करेक्ट आंसर इज सी ओनोमेटोपोइया। जब हम कोई साउंड के थ्रू कोई बात कहते हैं तो वो हमारी ओनोमेटोपोइया होती है। ये जो यहाँ पे ब्रिंग, ये जो साउंड है, दैट इज ओनोमेटोपोइया। Question number 55, name the figure of speech in the following line. The more haste, the less speed. Simile, metaphor, irony and epigram. 55 इसका देख लेते हैं। The correct answer will be D epigram. अब एपीग्राम क्या होता है? जब कोई कहावत टाइप कुछ चीज़ हम बोलते हैं, जैसे कोई पुरानी कहावत हो या कोई सूक्ति टाइप हो, दैट इज एपीग्राम। द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। Then 56, name the figure of speech in the following line. Voyage will be voyage. Epigram, personification, C litotes and D metonymy. What is the correct answer here? Let's see. Epigram is the correct answer. 57, figure of speech wherein a comparison is made between two unlike quantities without the use of the word like और as is termed. तो जब दो अनलाइक चीज़ों में, अनलाइक क्वांटिटीज में बिना लाइक और एज वर्ड्स को यूज किए हुए कंपैरिजन किया जाता है तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? तो अभी ऊपर बताया था, जब इन चीज़ों का हम यूज नहीं करेंगे और कंपैरिजन करेंगे तो एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ मान लेते हैं। ये नहीं कहते ये इसके जैसा है, बल्कि ये वो ही है, इस तरह से। तो ए
एनालॉजी, बी सिमिली, सी सोलिलोकी एंड डी मेटाफर। सो जल्दी से बताइए व्हाट इज द करेक्ट आंसर हेयर। सो 57 द करेक्ट आंसर इज डी मेटाफर। क्वेश्चन नंबर 58 द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। सो 58 का हमें बताना है फिगर ऑफ स्पीच। सो ऑप्शन ए सिमिली, बी मेटाफर, सी पर्सोनिफिकेशन एंड डी हाइपरबोली। सो 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए सिमिली। और कैसे पता लगेगा, जहाँ भी ये देखिए लव की कंपेयर हुई है किससे, रेड रोज से। ओके, तो कंपैरिजन हुई है तो इसका मतलब या तो सिमिली है या मेटाफर है। अब उसके बाद अगर लाइक या एज इस तरह के ये वर्ड यूज होते हैं दैट मीन्स सिमिली। और अगर ये वर्ड्स यूज नहीं होते हैं और सिर्फ कंपैरिजन हुई है तो मेटाफर। और इन वर्ड्स के थ्रू अगर कंपैरिजन हो रही है दैट मीन्स सिमिली। सो 58 का करेक्ट आंसर इज ए। 59 द फिगर ऑफ स्पीच इन डेथ lays his icy hands on king's age. So simile, metaphor, personification and the hyperbole. So here 59 the correct answer will be C. अब देखते हैं पर्सोनिफिकेशन क्यों है इसका, क्योंकि डेथ क्या है, जब हम किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को या एब्सेंट थिंग को या किसी भी जो एब्सेंट पर्सन है, डेड पर्सन है, ऐसी चीज़ों को अगर हम ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग की तरह जो ट्रीट करते हैं तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। यहाँ पे डेथ को पर्सोनिफाई कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जो हिज यूज होता है वो किसके लिए होता है, वॉयज के लिए होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए होता है। या आईसी हैंड्स, तो हैंड्स किसके होते हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग के होते हैं। लेकिन यहाँ पे डेथ को हमने पर्सोनिफाई कर दिया है और ये हिज आईसी हैंड्स किसके हैं, ये डेथ के हैं। तो यहाँ पर ये पर्सोनिफिकेशन है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। देन 60 क्वेश्चन, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन ही रिसीव्ड अ मोर्टल वाउंड। सो ए साइनिडोकी, B transferred epithet, C metonymy and D litotes. So 60 the correct answer will be B transferred epithet. Why? He received a mortal wound. अब देखिए वाउंड मोर्टल कैसे हो सकता है, वाउंड मोर्टल नहीं हो सकता। तो हमारा जो एडजेक्टिव होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट में, जिस वर्ड के साथ हमें एडजेक्टिव यूज करना है उसके साथ यूज ना करके जब हम किसी दूसरे वर्ड के साथ यूज करते हैं तो वो हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। सो एपिथेट, एडजेक्टिव एंड ट्रांसफर्ड मीन जो ट्रांसफर हो गया है। सो बी इज करेक्ट आंसर। देन 61 find out the figure of speech in the following statement. I see you coming out of a light blue car tomorrow. So I see you coming out of a light blue car tomorrow. Okay, so अब इसमें देखते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। सो ए लिटोटिस, बी पन, सी पैथेटिक फैलेसी एंड डी एक बार देख लूँ इन्वेंडो। सो ये इन्वेंडो है, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ साइड में INNUENDO इन्वेंडो। सो ये जो इन्वेंडो है ये ही यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है। ओके, सो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपनी फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको और आपके फ्रेंड्स को सबसे पहले मिल सकें। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे फिर, जब तक के लिए बाय।